फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रशेखर जी, हम उनके दफ्तर आए हैं और हम आज उनसे अर्थव्यवस्था, व्यवसाय और इनका जो एज ए प्रेसिडेंट इनका जो 5 महीने का कार्यकाल हो चुका है, इस पर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। कुछ सवाल जवाब है हमारे पास जो हम चंद्रशेखर सर से करना चाहेंगे, ताकि खासकर जो व्यवसाय जगत के लोग हैं उनको भी एक क्लैरिटी मिले कि हमारे अंडमान निकोबार में बिजनेस किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से बिजनेस हैं जो फायदे में है और कौन से बिजनेस है जो घाटे में चल रहे हैं। ऐसा बहुत सारे अनुमान जो लोगों के दिल दिमाग में रहता है, उन्हीं सब बातों को लेकर हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम सर से मिलें और खासकर व्यवसाय जगत की कुछ बातचीत उनसे करें ताकि आप लोगों को भी इसकी क्लैरिटी मिले। तो चलिए, सबसे पहले हम चंद्रशेखर सर को हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। हमारे काफी पुराने मित्र हैं, जब से मैं चार्ज लिया हूँ तब से आप मेरी सारी प्रोग्राम को कवर करते हैं। आपके प्रोग्राम व्यूवर्स को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, ये आप व्यवसाय जगत में अंडमान निकोबार में बहुत पहले से जुड़े हो और आपका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है अंडमान के डेवलपमेंट में, खासकर व्यवसाय क्षेत्र में। अभी आप एज अध्यक्ष भी चुने गए हो अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। एंड हम चाहेंगे कि जनता की कुछ सवाल जवाब है जो वो क्लैरिटी चाहते हैं, उस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें तो प्लीज। जरूर। मैं इस इंडस्ट्री में करीब 35 साल से हूँ। बोर्न एंड बॉट अप यही है, यही मेरी एजुकेशन, अब्रॉड में भी अभी एजुकेशन हुआ है। कुल मिला के मैं यहाँ का pre-42 ना होते हुए भी सन ऑफ द सॉइल कह सकते हैं। तो इस देश का हर आइलैंड्स का मेरे अच्छे से भ्रमण किया हूँ, घूमा फिरा हूँ और बिजनेस की बारीकियों से अच्छी तरह से परिचय हूँ। यहाँ क्या संकट है, क्या उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है, ये मैं काफी वर्षों से इस फील्ड में है करके मैं इस बारे में बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। बिल्कुल सर। कितने साल पहले आप अंडमान में आए थे, आपका परिवार अंडमान में आया था और फिर कितने साल से आप लोगों ने इस बिजनेस व्यवसाय जगत में कदम रखा और किस व्यवसाय से, कौन से बिजनेस से आपने शुरुआत की, थोड़ा बताइए प्लीज। मेरा पेरेंट्स माइग्रेट हुआ था 1956 में केरला से अंडमान में। मेरा तो जन्म भी इधर हुआ 64 में, 1964 में जन्म भी इधर हुआ है। तो हम लोग बेसिकली केरला से है, बट हम यहाँ का मूल निवासी है। तो बिजनेस शुरू करने से पहले हमने करीब 8 साल एडमिनिस्ट्रेशन में काम भी किया, 7 या 8 साल काम भी किया। उसके बाद में मेरे को काम में कोई संतुष्टि नहीं मिला तो मैंने रिजाइन कर दिया, करके अपना व्यवसाय चालू करने का सोचा। और इस व्यवसाय को शुरू करने में सबसे पहले हमने तो ट्रेडिंग एक्टिविटी से काम शुरू किया। जो मटेरियल का मेलन से, मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाके यहाँ में डिस्ट्रीब्यूशन करना, रिटेलिंग करना, इससे शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपना पैर जमाया। तो कंस्ट्रक्शन में भी मैंने जो लोअर लेवल क्लास 5 एनलिशमेंट कॉन्ट्रैक्टर से अपना कैरियर शुरू किया। मैं क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम एकमात्र ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो अंडमान में जो डैम भी बना है, जो ट्रीटमेंट प्लांट भी बना है, जो आज 25 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट लंबा लाइन में चल रहा है, ये सबसे बड़ा प्लांट है। इससे पहले किसी भी अंडमान का निवासी कॉन्ट्रैक्टर या यहाँ सेटल्ड कोई कॉन्ट्रैक्टर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया था। 1974 में
एमईएस डिपार्टमेंट के द्वारा एक 6 मिलियन लीटर का कैपेसिटी का बनाया था। उसके बाद में एक 78-79 में सीपीडब्ल्यू ने एक 9 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी का बनाया था, उसी से चला रहा था पूरा म्युनिसिपल में। हमने 2014-15 में 25 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी का एक टेंडर आया, उसमें हम डायरेक्टली एलिजिबल नहीं था, तो हमने एक दिल्ली की कंपनी के साथ में टाई अप करके उनके टेक्निकल एडवाइस में ये बिल्कुल ही अपना ओन बिल्ड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन पैटर्न में बनाया, जो आज वही 25 मिलियन लीटर प्यूरिफाई करके पूरा पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल सिटी को सप्लाई कर रहा है। सौभाग्य है कि उस इतना बड़ा जो वैल्यू ज्यादा होने से भी ये 25 मिलियन लीटर रैपिड सैंड फिल्टर प्लांट बनाने का सौभाग्य मेरे को मिला। इसके अलावा हमने कमसत नाला में एक अर्दन डैम का कंस्ट्रक्शन किया है, जो कि अंडमान का सबसे बड़ा अर्दन डैम है, जो एक धन्नीगारी में है। उसमें भी हमको उसका 5 मीटर हाइट रेस करने का जो टेंडर था, उसमें सहपाठी बनने का सौभाग्य मिला। मैंने एक कलकत्ता कंपनी के साथ में टाई अप करके जॉइंट वेंचर में उसको भी कंप्लीट किया, जो हम लोग का धन्नीगारी डैम को जो 60 मीटर से 66 मीटर कैपेसिटी जो रेस किया तो उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी वो लगभग 2 गुना से ज्यादा हो गया था। तो इसीलिए हम लोग को अभी आपको लगता है कि हम लोग को पानी का उतना शॉर्टेज नहीं है, हम लोग डिमांड बढ़ने के बावजूद भी हम लोग धन्नीगारी डैम से फीड कर रहे हैं। उसके अलावा रटलैंड का एक प्रोजेक्ट आया था, जो रटलैंड प्रोजेक्ट है उसका अंडर सी वाटर तो हम टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हुआ, बट वो पार का और इस पार का जो पाइपलाइन को बिछाने का भी सौभाग्य हमको मिला। ये सारे ओपन टेंडर ओपन कंपटीशन में हमने उसमें L1 या किसी और सहयोगी के द्वारा उसके बिहाफ में काम किया है। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है अंडमान में कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का। थैंक यू अपने बारे में बताने के लिए सर। शायद आप लोग ये बेशक जानते होंगे कि रेडलाइन प्रोजेक्ट और धनी खड़ी प्रोजेक्ट में उसका जो डैम को जो रेस करने का मसला था वो चंद्रशेखर सर ने किया। शायद आप ये जानते होंगे, सुना होगा आपने, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता था कि लंबा लाइन में जो इतना बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें भी चंद्रशेखर सर का हाथ था? सर अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो अभी प्रेजेंटली इस वक्त वर्तमान में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। और जैसे इकोनॉमी को यूजुअली जो है क्वार्टरली इसको एक कैलकुलेशन किया जाता है, तब जाके फिर उसका एक एनुअल रिपोर्ट बनता है। तो अगली तिमाही 3 महीने में इसका क्या असर रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, इस बारे में अगर आप थोड़ा जानकारी दें प्लीज। इकोनॉमिकली अगर अंडमान का विकास के बारे में मैं बात करूं तो ये हमारे साथ 2 दुर्घटना घटी है। 2004 में जो अर्थक्वेक और सुनामी आया था उसमें हम काफी पीछे चला गया था, उसके बाद उसको कवर अप करते करते 10 साल लग गया। उसके बाद जब हम लोग नॉर्मल इकोनॉमी में कदम रखते ही था तो कोविड आ गया, तो हमने कोविड में भी अपना 3 साल को वेस्ट कर लिया, पीछा चला गया। फिर कोविड के बाद फिर हम उभर ही रहा था। अभी जो आज प्रेजेंट सिचुएशन है, जो कि इंडो पार का जो टेंशन है, जो इंडो पार का जो वार चल रहा है, उस वजह से भी हम तो ऐसा चिंतित है कि क्योंकि वार अगर भले ही पंजाब बॉर्डर पे या जम्मू कश्मीर बॉर्डर या पंजाब बॉर्डर पे हो तो भी हम उसमें अफेक्टिव पर्संस रहेगा। हम क्योंकि हम पूरे डेवलपमेंट जो है मेनलैंड के इंडिया से डिपेंडेंट है। तो इकोनॉमी हमारे यहाँ इकोनॉमी के लिए एक ही उपाय है कि हम टूरिज्म, फिशरीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करें। इसके अलावा यहाँ कोई इंडस्ट्री है ही नहीं है, कोई आईटी हब नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। तो हम पूरी तरह से डिपेंड है टूरिज्म के ऊपर में, फिशरीज के ऊपर में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर में। हम लोग को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी फंड की शॉर्टेज नहीं हुआ है। जो भी यहाँ से प्रपोजल जाता है वो लोग एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम अंडमान स्ट्रेटेजिकली और आइसोलेटेड प्लेस है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा अंडमान के साथ रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी रूलिंग हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी का रूलिंग हो, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें गवर्नमेंट से मतलब है। जो सत्ता में बैठी है हम उसका। वैसे बिजनेस कम्युनिटी को माना जाता है कि गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी है। जो बिजनेस कम्युनिटी है ये है जीएसटी के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट का करीब 70 से 75% जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है। हालांकि हम लोग मीडिएटर खाली है, जो जीएसटी में हम लोगों से चार्ज करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, लोगों से कलेक्ट करके हम लोग एक ब्रिज माना जा सकता है कि जीएसटी को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने का। तो लास्ट ईयर अप्रैल में हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ इंडिया में
2,37,000 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। तो इसके हिसाब से करीब करीब हम लोग साल में 26-27 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के थ्रू। इसके अलावा इनकम टैक्स जो एक बहुत बड़ा कलेक्शन का जरिया है। तो बिजनेसमैन हमेशा से हम ये मानता है कि शुरू से आजादी से किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी होता है, उसका जो उसके द्वारा ही गवर्नमेंट को चलाने में गवर्नमेंट को रेवेन्यू का आता है। उस पैसे से वो सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को देश में लाता है, वो चाहे अपनी डिफेंस में हो, चाहे अपनी कम्युनिकेशन में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, या किसी भी और सेक्टर में। तो बिजनेसमैन को तो कोई भी नकारा नहीं जा सकता कि बिजनेसमैन का वजूद नहीं है करके। बिजनेस एक ऐसा कम्युनिटी है जो कि हमने बताया कि मोर देन 70 to 75% ऑफ द गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है यहीं से हम लोग के द्वारा जनरेट होता है। और जहां तक पोर्टलर की इकोनॉमी का, अंडमान निकोबार की इकोनॉमी का बात है, हम लोग टोटली टूरिज्म, फिशरीज और कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड है। जहां हम बूस्ट करने जाते हैं उसी टाइम में कुछ ना कुछ ब्रेक लगता है, ये अनफॉर्चुनेट है। अभी कल जो वार का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उससे हमारे देशवासी, खासी अंडमान के निवासी बहुत खुश हैं। हमने कल चैम्बर में कल एक इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग भी बुलाया था। उस मीटिंग का मकसद यही था कि जो पहलगांव में इनोसेंट टूरिस्ट के साथ में जो निर्मम हत्या हुई है उसका कंडम करना, उनके परिवार के साथ में संवेदना व्यक्त करना। उसके अलावा हमारे जो अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जितने भी ये जो ट्रेड है, जो प्रोविजन स्टोर से जो खाने पीने की वस्तुओं का जो ट्रेड है, उनके भी मेंबर्स है, उनका प्रेसिडेंट भी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में। तो हमने उन सबसे आग्रह किया कि हम एटलीस्ट नॉन पेरिशेबल जो खाने पीने का सामान है इसको हम 2 से 3 महीना का स्टोर कर ले, कोई सामान का शॉर्टेज ना पड़े। क्योंकि ये वार अगर कहीं डी एस्केलेट नहीं हुआ, आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ मेलैंड से खाने पीने का शिप ना आए, शिप तो खाने पीने का सामान का शॉर्टेज हो सकता है। तो जो हमारे ग्रोसरी स्टोर्स डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने आश्वासन दिया कि हमारे पास सफिशिएंटली है, हम ये उम्मीद करेगा कि और भी थोड़ा सा नॉन पेरिशेबल गुड्स को, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना आए, उसको स्टोर करेंगे। कम से कम 2 से 3 महीना का स्टोरेज अपने पास रखेंगे और कोई भी ब्लैक मार्केटिंग का मौका नहीं देंगे। ये भी हमें गर्व है कि हमारे ट्रेड एंड इंडस्ट्री से अंडमान निकोबार में कभी भी कोई आइटम को ब्लैक मार्केटिंग नहीं किया। कि क्राइसिस आया, छुपा लिया, रेट बढ़ा लिया, ये कभी भी सुनने में नहीं आया, ना ही देखने में आया। यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो भी अपनी ईमानदारी से काम करता है। वो मेलैंड से सामान लेके आता है, उसका कॉस्टिंग में जो लागत आता है उसमें मामूली से प्रॉफिट रख के वो बेच देता है। कभी कभी लोगों को लगेगा कि टमाटर यहाँ 80 रुपया, मेलैंड में 40 रुपया, बट वो 40 रुपया का टमाटर वहां से खरीद के यहाँ आते आते 1 हफ्ता लगता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन लगता है। बट वो 1 किलो खरीदने से बाद में बेचने के लिए उसके पास में हो सकता है कि 700 ग्राम ही बचे, बाकी सड़ जाएगा। तो वो लोगों में थोड़ा सा ये है कि वहाँ 80 रुपया, 40 रुपया का 80 रुपया में क्यों बेचता है। बट ये बात लोगों को समझना चाहिए कि पेरिशेबल आइटम का सिर्फ ये दिक्कत आता है कि कभी हमारे यहाँ रेट ज्यादा होता है, आलू का रेट ज्यादा होता है, आलू वहां से खरीदा, यहाँ आते आते उसका जो एक्चुअल सेलिंग है, रीसेल, वो कर सकता है 70%। तो वो 30% प्राइस को भी अपना कॉस्ट में ऐड करके वो रेट को यहाँ बेचना पड़ता। इस विषय में हम सर से डेफिनेटली अलग से एक बोलेंगे, और ये हमारा पॉइंट था भी कि हम एक दिन डॉक्टर चंद्रशेखर सर से मिले और उनसे हम ये जो प्राइसिंग डिफरेंस है मुख्य भूमि और हमारे अंडमान निकोबार में, इसको थोड़ा विस्तार से जाने। क्योंकि कई लोग इस विषय पर भी बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं कि मेलैंड में इतना रेट है, यहाँ पे इतना रेट क्यों है। तो इसकी भी क्लैरिटी हम जरूर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा अभी सर ने बताया कि अर्थव्यवस्था का जो चढ़ाव होता है, गिरावट होती है, इसमें जो है व्यवसायिक कम्युनिटी समुदाय का बहुत अहम रोल होता है। और वहीं व्यवसायिक कम्युनिटी समुदाय ही है जो सरकार को 60-70% जो है मुनाफा कलेक्शन करके देती है, जैसे सर ने अभी बड़े विस्तार से बताया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। सर ये जानना चाहेंगे कि सरकार किस तरीके से लोगों के इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए जिससे लोगों का इसमें फायदा हो, और कैसे नए नए जो नौकरियां हैं, रोजगार है, ये पैदा हो। जहां तक रोजगार का संबंध है, ये मुझे बताने में खुशी हो रहा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हाईएस्ट रिक्रूटमेंट अंडमान निकोबार में खाली पदों को भरा गया। लास्ट 1.5 ईयर 2 ईयर्स के अंतर्गत में हम लोग 6000 से ज्यादा सरकारी पदों को भरा है, वो भी बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट वे में। इसमें प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। टोटली ट्रांसपेरेंट वे में, किसी भी तरह से कोई कंप्लेंट,
कोई ये नहीं हुआ। जबकि हमारे यहाँ तो आपको देखने को मिलता है कि यूपीएससी से लेके मेडिकल एग्जामिनेशन से लेके कोई भी पीएससी का एग्जाम होता है, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में, कोई ना कोई स्टेट में पेपर लीक का मामला आ जाता है। जो अंडमान में ये जो 6000 रिक्रूटमेंट किया, टोटली ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल भी कोई कंप्लेन के बिना हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया कि जितना एम्प्लॉयमेंट दे सकता है मैक्सिमम दे दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो उसमें चैम्बर का और मेरा भी मानना यह है कि हम अपने यूथ को एम्प्लॉय ना बना के एम्प्लॉयर बनाने में मदद करें। तो उसमें छोटी छोटी स्टेप से आगे स्टेप बढ़ सकता है। कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया, कोई टूर एंड ट्रेवल्स का खोल दिया, कोई गेम फिशिंग का खोल दिया, कोई टूरिज्म अंडर स्पोर्ट्स या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में शुरू कर दिया। उसमें सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे सहयोग दिया जाता है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, ये सब में बिना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी का गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करता है बैंक के थ्रू। उसमें आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार रहना चाहिए, वो प्रोजेक्ट को तैयार रह के बैंक में सबमिट करना। उनको किसी भी यूथ को अगर कोई नया प्रोजेक्ट चालू करने में कोई दिक्कत आता है तो ये अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टाफ, हमारे ऑफिस करीब 9 बजे से 5 बजे तक काम करता है। उन लोग और मैं उनको ये सारी सेटअप में उनका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। युवाओं को यही चाहिए कि वो अपना कंसेप्ट क्लियर करे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं एक ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहता हूँ, तो ट्रैवल एजेंसी में उनको क्या क्या दिक्कतें आती है, 2 गाड़ियां डालना है, 2 बाइक डालना है, सेल्फ ड्राइविंग डालना है। अभी हमने प्रशासन के साथ में सेल्फ ड्राइविंग कार का भी, जो मेलन में सब आपको दिखता है कि जो एयरपोर्ट में आने से आप ऑनलाइन बुक कर लो, कार वहाँ छोड़ देगा, तो कार वापस वहाँ रिटर्न करना। तो सेल्फ ड्राइविंग का भी एक अपॉर्चुनिटीज के लिए SOP बना रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में लगातार टचअप में। उसके अलावा जैसे मेलन में एजिटेटर जैसे ऊबर, ओला, उस टाइप का भी अंडमान में कोई कंपनी को सेटअप करने में, उसका SOP तैयार करने में लगे हुए हैं। तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होएगा। वो अभी क्या है कि हम लोग यहाँ से अगर चिड़ियाटापू कोई टैक्सी पकड़ने से वो क्या है कि डबल चार्ज करेगा, इसीलिए डबल चार्ज करेगा कि वो चिड़ियाटापू जाके उसको वापस खाली आना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर ऐप के थ्रू, अगर एजिटेटर के थ्रू जो टर्म्स को फाइनलाइज करके देने से उसको क्या चिड़ियाटापू से रिटर्न जर्नी भी ये देगा, चिड़ियाटापू में हो चाहे बरमनाला में, और रास्ते में किसी भी आदमी को जो गाड़ी की जरूरत है तो ऑनलाइन बुक करेगा, तो जो नियरेस्ट कैब वाला को इन लोग इन्फॉर्म कर देगा, तो उसका रिटर्न पैसेंजर का गारंटी हो जाता है। तो वो भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट को भी, यहाँ के लोग मूल निवासियों को भी, और यहाँ के अनएम्प्लॉयड बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। लास्ट 3 महीने पहले कलकत्ता में था, हमने एक ऑनलाइन गाड़ी को बुक किया ऊबर का। तो उसमें जो लड़का था बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम लग रहा था। तो मैंने ऐसे ही उसे कैजुअली पूछ लिया कि भाई तुम इतना हैंडसम है, क्यों ना कोई सीरियल में, मॉडलिंग में ट्राई कर लेता। तो बोला कि नहीं सर, वो सब तो हुआ नहीं है, हमको मॉडलिंग आता नहीं है, मैंने कोर्स नहीं किया, मैं एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हाँ, तो हम लोग एमटेक पढ़ के ये टैक्सी चला रहा है। बोला नहीं, मैंने यहाँ कहीं नौकरियां ढूंढा, मेरे को 20,000, 22,000, 25,000 के ऊपर में नौकरी नहीं मिल रहा था, और उन लोग 12-12 घंटा काम कराता था। उसी समय मेरे को ये दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक टैक्सी को ये मुद्रा लोन के द्वारा लिया जाए, बोलकर एक टैक्सी वो मुद्रा लोन के थ्रू लोन में लेके उसने ऊबर के साथ टाई अप किया। उसका कहना है कि वो बोला कि वो डेली का सारे खर्चा छोड़ के 2,000 रुपए तक का कमा लेता, कभी 2,500 रुपए भी आ जाता तेल का खर्चा छोड़ने के बाद में। तो उसने बोला कि हमने तो लोन 3 साल के लिया था, हम 1 साल में वो लोन को खत्म कर दिया, एक नया और लिया गाड़ी, वो लेके ये गाड़ी को मैंने एक ड्राइवर को रख दिया। तो उसने, वो ड्राइवर का सैलरी भी जाने के बाद भी वो हमको एक 1,500 रुपया कमा के दे रहा है। उसके बाद मैंने तीसरी गाड़ी खरीदी, मेरी चौथी गाड़ी है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, वो एमटेक इंजीनियर होने के बावजूद भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैवल गाड़ी से शुरू किया। अब क्या है, उसका मकसद है कि इस तरह का एक 10-20 गाड़ी डाल के वो ट्रैवल ऑफिस खोले, तो सेटअप करे। उसमें क्या है कि एक सबसे खासियत है कि वो अगर एक 10 गाड़ी डालने से 10 ड्राइवर को नौकरी दिया, एक ऑफिस सेटअप करने से कम से कम 2 आदमी को दिया, तो एक एम्प्लॉयर बना तो 12 आदमी का एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दिया गया। तो हम यहाँ में भी इसका हमको पूरा स्कोप दिखता है। हमारे यहाँ भी अगर बच्चे आगे आएंगे तो हम उनको गाइड करेंगे, उनको इवन जो उनको प्रेजेंटेशन करना होता है, जो उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उसमें भी हम मदद करेंगे। उनको किसी प्रकार का ट्रेनिंग की जरूरत है तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि मेलन में कोई इंडस्ट्री के साथ में टाई अप करा के CA हम
CA के मेंबर है, उसका स्पेशल काउंसिल मेंबर में इन्वाइटी है। तो उनके थ्रू में भी उनका पूरा ऑल ओवर इंडिया में उनका ऑफिसेस है। कहीं ना कहीं कोई इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी देना है तो हम दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कामयाब व्यापारी से बात करोगे तो वो आपको यही कहेगा कि नौकरी के पीछे मत भागो, बल्कि आप खुद नौकरी देने वाला बनो। डोंट बी एन एम्प्लॉयर, बी समवन हु कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू अदर पीपल। हर कामयाब बिजनेसमैन यही कहता है। तो क्यों नहीं हम भी उस और अपने कदम बढ़ाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम छोटे मोटे यूट्यूबर्स ही ले लें, तो हमने ये छोटा सा एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें मेरे साथ 3-4 लोग और काम करते हैं। तो अभी मेरे ये चैनल खोलने से और 3-4 लोगों का घर भी चलता है। इसी तरीके से एक आप छोटा सा फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी देखते हो तो वहां पर भी आप देखते हो कि एक छोटे से वेंडर में 3-4 लोग काम करते हैं, यानी कि उस एक छोटे से व्यवसाय से 3-4 लोगों का घर चलता है। तो आप भी इस और जरूर प्रयास कीजिएगा, निराश मत होइए अगर आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। जैसे चंद्रशेखर सर भी कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आप इच्छुक हो और आपके अंदर में बिजनेस व्यवसाय करने की इच्छा है तो आप इनसे मिल सकते हैं। आपको कई सारे प्रोग्राम्स है हमारे सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, उससे आप लोगों को जोड़ पाएंगे। आप लोगों का फाइनेंस भी बैंक वगैरह से सब्सिडीज में मिलता है, उन सब के बारे में जानकारी भी देंगे। तो डेफिनेटली आपके पास रास्ते और भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण अभी आपने जो एग्जांपल दिया कि अपना बिजनेस करो, अपना स्टार्टअप करो, ये करने के लिए आप लोगों को कैसे प्रोत्साहित करोगे? लोग क्या करें कि वो अपना छोटा मोटा एक एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकें या छोटा मोटा बिजनेस खोल सकें? जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको खुद को तैयार करना पड़ेगा कि हम कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा, तो उसमें उनकी जो मदद की जरूरत है, उनके दिमाग में क्या आइडिया है, हम मेरी आइडिया को मेरे दिमाग में जो उपज है किसी को ऊपर थोप नहीं सकता है। जो वो जो चाहता है मैं उसको मदद करूंगा। उसको मदद करने के लिए हमारी पूरी टीम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। हम उसको वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको अपना बिजनेस सेटअप करने में छोटा से शुरू करे, उसमें उसको लोन का, उसको जगह का, उसका प्रोजेक्ट का, उसका ट्रेनिंग का, ये तीनों हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज है और एक MSME डिपार्टमेंट है, उनसे भी वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव है। उन लोग भी चाहता है कि लोग आगे आए। तो अगर किसी भी नौजवान को अगर नौकरी नहीं करना है और एम्प्लॉयर बनने का इच्छा है तो हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम उससे उसका जो इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको हम सलाह देगा कि तुम इस टाइप का बिजनेस करो करके। जो यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बट यहाँ में एक बात आपको बता देता है कि यहाँ कोई भी बिजनेसमैन डूबा वो आज तक मैंने अपनी ये 35 साल की कैरियर, 40 साल की कैरियर में नहीं देखा। जो छोटा सा ठेला लगा के बैठा था वो आज रेस्टोरेंट लेके बैठा है, जो रेस्टोरेंट लेके बैठा था होटल लेके बैठा है, जो एक टैक्सी चलाता था वो टैक्सी से वो एक ट्रैवल की 10 गाड़ी 20 गाड़ी लेकर ट्रैवल चला रहा है। कोई भी एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू किया तो वो 4-4 5-5 एक्टिविटीज में शुरू किया है। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे ये है कि खाली रीजनली आपको पता है कि हम लोग को नॉर्थ बाई रोड कनेक्ट कर दिया, तो वो एक ऐसा डेस्टिनेशन बन सकता है कि जिसमें कि 1 डे डेस्टिनेशन इन पोर्ट ब्लेयर में कोई 1 डे डेस्टिनेशन के लिए कोई जगह नहीं है। वो बाई रोड जाके भी जा सकता है, बाई बोट से भी जा सकता है। तो वहाँ वाटर स्पोर्ट्स की बहुत सारी स्कोप्स है। एक और जानकारी न्यूज चैनल के द्वारा या डिजिटल में बताया गया कि वो जो अंडमान प्लांटेशन का जमीन था, उसको जो समुद्र के साथ में अटैच वाला, वो जमीन को गवर्नमेंट ने रिज्यूम कर लिया। तो हम उनसे लगातार संपर्क में है कि वहाँ में एक पार्क को डेवलप किया जाए, पार्क डेवलप किया जाए, कुछ प्रॉपर तरीके से कुछ स्टोर्स को और ईटरीज को या रेस्टोरेंट्स को बना दिया जाए, तो बढ़िया से टॉयलेट ब्लॉक बना दिया जाए और वो रोड को थोड़ा सा आगे और कनेक्ट करके जो हम लोग का नॉर्थ बे का लाइट हाउस पॉइंट है, वो लाइट हाउस पॉइंट का एक खासियत भी है। हम लोग का 20 रुपए का नोट निकाल के देखो, उसका तस्वीर उसमें लगा हुआ है। जो इंडिया गवर्नमेंट का 20 रुपए का कोई भी नोट निकालो, उसमें वो आपको हम लोग का जो लाइट हाउस है वो नोट पे उसका सिंबल दिया हुआ है। तो उस जगह को भी डेवलप करने से क्या है कि वो टूरिज्म के हिसाब से आने वाले कुछ सालों में अंदर में वो एक 1 डे डेस्टिनेशन बनेगा। उसके अलावा भी कुछ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास आए हैं जिसको कि हम लोग उधर में एक समुद्र में आसपास में एक रीफ आइलैंड, जो आजकल खाली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है, उस तरह के एक आइलैंड को ही क्रिएट करेगा
विथ द सपोर्ट ऑफ बार्ज, हैंकर बार्ज, वो मूवमेंट नहीं होएगा, उससे सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्कूबा डाइविंग हो गया, सी वॉक हो गया, अंडर सी स्कूटर वॉक हो गया, इस तरह के एक्टिविटीज को करने में हमारे एक मद्रास से एक आदमी ने कांटेक्ट किया है, तो हम उसे लगातार कोऑर्डिनेशन में है। तो आने वाला दिनों में नॉर्थ बे आइलैंड को प्रशासन की मदद से हम एक वन डे टूरिज्म डेस्टिनेशन वर्ल्ड टूरिज्म मैप में उसको लाया जा सकता है। ये अगर है, तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो लगभग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद में ये पहला देश बनेगा जो इस तरह का यहाँ क्रिएट होगा। तो ये नॉट ओनली अंडमान, ये इंडिया के लिए भी एक प्राउड जगह माना जाएगा आने वाले कुछ वक्तों में। सर, व्यवसाय की अगर हम बात करें, कौन कौन से कठिनाइयां जो है व्यापारियों को अंडमान निकोबार में सामना करना पड़ता है और इसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? व्यवसाय पहले जस्ट हम सिंपली बताया था कि पहले जब हम छोटा था तो हम लोग को बताता कि जो बच्चे 5वीं तक पढ़ के आगे नहीं पढ़ता है उसको कोई चाय दुकान या कोई व्यवसाय या प्रोविजन स्टोर कोई ना कोई एक दुकान डाल के बोलता कि ये पढ़ नहीं सकता, उसको पढ़ा दो। उसके बाद जो 8वीं क्लास तक का पढ़ गया, उसका आगे पढ़ने जाता, उसको बोलता कि सरकारी नौकरी में कोई क्लास 4 एम्प्लॉयमेंट में चले जाओ। उसके बाद जो 10th तक का पास कर लिया, आगे नहीं पढ़ पाता है, तो उसको कोई जो क्लास 3 लेवल का जो क्लरिकल स्टाफ हो गया, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो गया, या और कोई पीएमबी में, बोर्ड में, इस तरह का जो मैट्रिक पास जो भी जॉब होता था उसमें चले जाता था। उसके बाद जो ब्रिलियंट बच्चे होते थे वो साइंस लेता है, वो आइदर इंजीनियर बनता था, डॉक्टर बनता था। उसके बाद जो पढ़ते हैं वो आर्ट्स लेके पढ़ता है, उसके बाद में वो 12th के बाद में टीटीए करता था, उसको टीचर्स का नौकरी मिलेगा, उसमें चले जाता था। उसमें जिसको मार्क्स कमती आता तो वो बीए करता था, एमए करता था। बीए करने के बाद जो अच्छा नंबर आ गया बीएड कर लेता, टीचर बन जाता था। तो हम लोग मानता था कि जो सबसे कमजोर दिमाग वाले लोग हैं वो बिजनेस करता है, बट आज चेंज हो गया है। आज सबसे टफेस्ट जॉब है बिजनेस, सबसे ब्रिलियंट दिमाग चाहिए बिजनेस में। इतना कंपटीशन और इतना टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, तो आप बिजनेस करना है तो पहले तो ये ध्यान में रख लो कि आपको लगभग आपका 24 घंटा का आपको 18 घंटा बिजनेस में लगाना पड़ेगा। और बिजनेस में क्या है कि जब आप खुद के लिए करता है ना, तो एक एक पैसे का हिसाब रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ में आप 1 एम्प्लॉयमेंट, 2 एम्प्लॉयमेंट, 50 एम्प्लॉयमेंट, 100 एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, तो उनकी फैमिली को पालने का भी जिम्मेदारी आपका। आप एक फेल्यूर से आप 100 जन को बेरोजगार कर देगा। 100 बेरोजगार करने से क्या है, 100 फैमिली बेरोजगार रहता है, वो इफेक्ट होता है। तो बिजनेस में हम ये चाहते हैं कि चैलेंज बहुत सारे, इसीलिए हम बोले कि आप जिस लेवल से शुरू करेगा, आपका इंटरेस्ट को देखते हुए हम उसको प्रमोट करेगा। अंडमान में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है बिजनेस समुदाय को? एक तो अंडमान तो एक जटिल और कठिन जगह है, क्योंकि यहाँ में डिफरेंट आइलैंड्स में मेटल पहुंचाना, जो ट्रांसपोर्टेशन है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। हम लोग को मेटल को चेन्नई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम या थ्रू आउट द इंडिया से ये 3 पोर्ट में ले आना है, फिर वहां से यहाँ ले आना है, यहाँ से और जगह में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इंटर आइलैंड में। तो जितना चैलेंज है उतना इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा नहीं कि खाली चैलेंज है, तो आप काम करें तो उतना ही इंटरेस्टिंग भी है और उतने ही फायदेमंद भी है। ऐसा नहीं कि कोई हम इसमें लॉस में कोई बिजनेसमैन काम करता है। अगर कोई बिजनेस का मतलब ये है कि लॉस एंड प्रॉफिट एक साथ ही होता है। आप अगर कठिन मेहनत करेगा, अपना पूरा दिमाग लगा के करेगा तो प्रॉफिट होगा, अगर नहीं करा जरा सा चूक आपको लॉस मिलाएगा। बट जहां तक अंडमान में हम देखा है कि लॉस सस्टेनेबल है। आप अगर इसमें लॉस कर लिया तो आप अगला महीना रिकवरी कर लेगा। तो कोई भी बिजनेसमैन यहाँ बिजनेस करके डूबा हुआ मेरी नजर में नहीं आया। तो ट्रांसपोर्टेशन एक समस्या है आप लोगों के लिए, इसके अलावा और कुछ है? इसके अलावा प्राइसिंग है, बोलने कि आपको हम पहले भी बताया प्राइसिंग के बारे में। कोई भी आइटम को प्राइसिंग का यहाँ कोई भी बिजनेसमैन या जो कंपटीशन भी मान लो या बिजनेस मान लो या प्रशासन का जो देख रेख वो समझ लो, एबनॉर्मल हाई रेट में कोई भी आइटम को नहीं बेचता है यहाँ। जो एमआरपी आइटम है, एमआरपी के ऊपर में कोई भी दुकान में नहीं मिलेगा। एमआरपी में डिस्काउंट देके ही बेचता है जो एमआरपी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बीएस का स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पैक्ड गुड्स है, चाहे कोई भी आइटम को आप पैक कर देगा तो उसमें एमआरपी जरूरी है। तो एमआरपी के ऊपर में किसी भी आइलैंड में, चाहे वो कैम्बल बे में बेचे, चाहे ननकोरी में बेचे, चाहे पोर्ट ब्लेयर में बेचे, एमआरपी के ऊपर नहीं बेचता है। और जहां जहां कंपटीशन है तो वहां में हम लोग एमआरपी पे भी डिस्काउंट दिया जाता है। प्राइसिंग जो है कभी भी यहाँ में अब नॉर्मली कभी हाई नहीं रहा है। जो नॉर्म्स के हिसाब से है तो उसमें आपको मार्जिन जो है थोड़ा नॉमिनल मार्जिन मिलेगा, बट बाकी सारी सुविधाएं आपको मिलता है यहाँ में। अगर आप किसी को क्रेडिट दे भी दे तो आपको उसका घर मालूम है, जाके आप 2-3 बार में उसको कलेक्ट कर लेगा, तो उसको यहाँ डूबने का चांसेस
बहुत कम बात। नहीं, हाँ वो सही बात है, लेकिन अभी सब्जियों, फल फ्रूट सब्जी, इनका रेट आप देखिए ना सर, क्योंकि वही फल फ्रूट आपको मेनलैंड में अगर 30-40 रुपए में मिलता है, तो यहाँ पे 350-400 रुपए किलो भी जाता है। अगर 100 रुपए का एक फ्रूट है, 1 किलो, और यहाँ पे उसको 450-500 में बिक्री करते हैं, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ये मैंने पहले ही बताया कि ये जो पेरिशेबल आइटम है, जो सब्जियां फल और फ्रूट्स, ये कभी भी हम लोग 100 रुपया जो मेलन से खरीदते हैं 400 रुपये में नहीं बेचता है। जो मेलन का उतार चढ़ाव के हिसाब से वहाँ हम आज महंगा खरीदा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन 1 हफ्ता लगता है, यहाँ आता है ये पेरिशेबल आइटम, यहाँ आते आते उसमें करीब करीब 30% डैमेज हो जाता है। तो उसको हम वो डैमेज का कॉस्ट को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपना मार्जिन को फिक्स करता है। तो ये फिक्स करने से कभी भी जो 100 रुपया जो मेलन में खरीदता है वो इधर 150 से 180 रुपये ऊपर कभी नहीं बेचता है। कभी कभी इमरजेंसी में अगर कहीं फ्लाइट में मंगाता है तो वो फिर क्या है कि आपको 200 रुपये किलो लग जाता है, तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर में मंगाता है, उस टाइम में आपको शायद 2.5 गुना ज्यादा मिलेगा, बट उसमें डैमेज नहीं होता है, क्योंकि आज खरीदा कल इधर पहुंच गया, तो उसमें वेस्टेज नहीं होता। बट वो फ्लाइट से आने की वजह से उसका फ्लाइट का जो भाड़ा है वो ज्यादा है करके आप लोगों को लगता है कि मार्केट में रेट ज्यादा है। इन नॉर्मली देखा जाए तो कभी कभी क्या है कि मेलन में हम आज खरीदा और 2-3 दिन के अंदर में रेट गिर गया। तो ये हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमारा जो 100 रुपया खरीदा हुआ माल है, हम यहाँ पोर्ट पर पहुंचने से पहले मेलन में हो सकता है कि उसका दाम 60 रुपया हो, तो लोगों को लगता है कि ये जो 100 रुपया का माल जो यहाँ 60 रुपया का माल है, यहाँ 150 में बेचता है करके। तो उसका दूसरा विपरीत दिशा में यह है कि उसको वहां से यहाँ आने का समय के हिसाब से मेलन का मार्केट चेंज होना, और उसके अलावा यहाँ जो आने में जो वेस्टेज होता है, वो वेस्टेज को कोई कंसिडर नहीं करता है। उसको भी करने से आप ये देख लीजिए कि कोई भी जो एबनॉर्मली हाई कोई भी आइटम का, जहां तक मेरे दिमाग में आया, मैंने भी पूरी मार्केट की सर्च करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, चैम्बर की तरफ से बात करता हूँ, कभी भी कोई भी चीज को एबनॉर्मल हाई नहीं बेचता है। इवन जो डिमांड मार्केट में है तो भी उसको हम लोग कहीं छुपा के रखे रेट नहीं बढ़ाता है। ये ओपन टू है, एवरीवन ओपन टू है, किसी के पास जो स्टॉक है वो खत्म होने तक बेचता रहता है। जो स्टॉक नहीं है तो लोग फ्लाइट में मंगा के भी बेचता है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि जहाज आने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो जहाज आने से लेट होता है, यहाँ में बर्थिंग में डिले होता है, अनलोडिंग में डिले होता है, डिलीवरी में डिले होता है। हालांकि पेरिशेबल गुड्स को सिविल सप्लाई ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीएसएस ने, पीएमबी में भी टॉप प्रायोरिटी दिया कि पेरिशेबल मटेरियल को सबसे पहले अनलोड करो करके। तो सब तरफ से सहयोग तो है इस सबका, प्रशासन का भी, बिजनेसमैन का भी। तो ये कहना बिल्कुल ही सही नहीं होगा कि हम उसको डबल रेट में या ट्रिपल रेट में बेचता है। आप उसको इस एंगल से देखिए कि उस मटेरियल को इधर आते आते उसको कभी कभी क्या 50% भी डैमेज हो जाता है, तब भी वो 50% को डबल करके नहीं बेचता है, उसको एक रीजनेबल रेट को ही कंसिडर करके बेचता है। ये बहस वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अभी अमरूद का एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, मैंने अपने मित्रों से जो कलकत्ता में या यूपी में, दिल्ली में रहते हैं, मैंने उनसे जब पूछा कि वहाँ क्या रेट चल रहा है, एंड जैसे आपने कहा सही बात है कि ट्रांसपोर्टेशन में समय लगता है। पहले मार्केट का जो प्राइसिंग है वो तो फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में, लेकिन महीने भर भी हमने पता लगाया कि वहां पे, तो एक एग्जांपल, तब मैं काफी चकित रह गया था ये बात जानकर कि वहां पर पूरे महीने जो है अमरूद 40 से 50 रुपया, 60 रुपये इतना मिल रहा था, मगर यहाँ पे वही अमरूद जो है 400 रुपए किलो बिक रहा था सर। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले की बात है ये। एंड फिर तरबूज का आप देख लीजिए कितने किलो में जाता है, वहां गोटा गोटा जो तरबूज है फुल आपको 50-60 रुपए में मिल जाएगा, यहाँ पे वही किलो में 60 रुपए 80 रुपए ऐसे लगता है। अंडमान एक ऐसा क्षेत्र है जो मुख्य भूमि से एकदम हटके काफी दूर है, यहाँ पे शिप में आने में भी कार्गो शिप्स को काफी समय लगता है। जैसे सर ने कहा है कि इस दौरान उनका कई सारा माल खराब भी हो जाता है, जो पेरिशेबल आइटम होते हैं खासकर, तो उसकी जो भरपाई है वो अपने विक्रेताओं को बिक्री करके ही वहां से ही निकालेंगे। फिर इसके अलावा टैक्सेस होते हैं, कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है, इस वजह से प्राइसिंग बढ़ता है। लेकिन सर का जैसे कहना है कि 100 का 150, 180, 200 हो सकता है। सर ऐसे और कई स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी है, हमने दुकानों में देखा है, कई सारे जैसे क्लोथिंग मटेरियल है वो भी हमने देखा है कि हर चीज, ये तो पेरिशेबल नहीं है ना सर, इनका भी तो रेट बहुत डिफरेंस है मेनलैंड और हमारे अंडमान में। इस पर आपकी क्या राय रहेगी?
जो नॉन पेरिशेबल आइटम है, जैसे कपड़े का बताया, जूते का बताया, ये सब जो ब्रांडेड है उसमें एक एमआरपी लगा होता है। तो एमआरपी को ऊपर में कोई भी दुकान में किसी भी जगह में नहीं बिकता है। ये एमआरपी के नीचे ही बेचता है, कोई डिस्काउंट दे के बेचता है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम वो एमआरपी पे बेचेगा। और जहां तक कपड़े का नॉन ब्रांडेड आइटम है जिसमें एमआरपी नहीं होता है, वो आइटम पैक नहीं रहता है। पैक है तो उसमें एक एमआरपी होगा। जो लूज से बेचता है उसमें क्या है कि हम क्वालिटी के ऊपर में नहीं कह सकते कि ये सेम क्वालिटी है, ये सेम नहीं है। उसमें हमारा या प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं, ये बिजनेस एथिक्स के ऊपर में काम चलता है। और दूसरा मार्केट कंपटीशन के ऊपर में, ये दो चीज उसको कंट्रोल करने का, जहां में कि पैक्ड गुड्स नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई आप नॉर्मली हाई कोई बेचता है। अगर आप तो रिपोर्टर है, सब जगह घूमते रहते हैं, कोई रिपोर्ट में आता है तो हमारे संज्ञान में लाइए। मैं अपने चैम्बर में उनको बुला के उनसे बात करूंगा कि क्यों इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है करके। दूसरा एक चीज को हम लोग ये भी देखना पड़ेगा कि वहां मेलन में क्या है ना कि फुटपाथ पे डाल के एक छोटा सा दुकानदार भी वो शाम तक का 1 लाख रुपए का सेल कर लेता है, जो कि इसका जो है महीने का सेल 1 लाख रुपए है। और खर्चा क्या है कि वो फुटपाथ में उसको किराया नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सस्ते में बेच सकता है। यहाँ तो क्या, रूम का रेंट देना है, स्टाफ का पेमेंट देना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो वो कॉस्ट भी उसमें ऐड करके यहाँ बेचना पड़ता होगा। तो इसमें फिर भी अगर आपके संज्ञान में कोई आता है कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है एबनॉर्मली हाई है, तो आप हमारे संज्ञान में लाइए। मैं इमीडिएटली उनको बुला के उनसे बात करूंगा, उनके एसोसिएशन को बुला के बात करूंगा, और इसमें एक चेकलिस्ट रखने का कोशिश जरूर करूंगा। सर, ईज ऑफ बिजनेस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमेशा लोग कहते हैं कि सरकार ने जो है किसी भी व्यवसाय को करने के लिए नए नए व्यापारियों को जो है काफी सरल कर दिया है। तो आप इसे कहाँ तक सही मानते हो? क्योंकि अभी भी लोग कहते हैं कि एक नया व्यापारी बनने के लिए, और खासकर अगर उनके पास कुछ सिक्योरिटी नहीं है, तो उनको जो लोन लेना पड़ता है, इवन लोन लेने के लिए उनके चप्पल घिस जाते हैं, मगर उनको लोन नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि सरकारी इस योजना के तहत जो है बिना सिक्योरिटी का लोन दिया जाएगा, 10 लाख दिया जाएगा, 12 लाख दिया जाएगा, मगर जब वे जाते हैं, प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं, उसके बावजूद भी उनसे सिक्योरिटी मांगा जाता है। फिर कहते हैं कि सरकार ने ईज ऑफ बिजनेस मॉडल चलाया हुआ है ताकि सबके लिए आसान हो। इसे आप कैसे बताओगे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये पूरे हिंदुस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक ही तरीका है कि हर चीज को ऑनलाइन में किया जाए। तो ऑनलाइन करने से क्या होता है कि वो पेपर का मूवमेंट हर किसी को जो उससे रिलेटेड है सबको मालूम होता है कि ये कहाँ रुका हुआ है, क्या ऑब्जेक्शन है, क्या नहीं है। तो हम लोग प्रशासन भी ईज ऑफ डूइंग के तरफ में बहुत सारे कदम बढ़ाए। आपको मालूम है कि रेवेन्यू में 50% से ज्यादा जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी को ऑनलाइन कर दिया गया, वाटर सप्लाई को ऑनलाइन कर दिया गया, टैक्स को ऑनलाइन कर दिया गया। ये सारे इसका एक ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस तरफ पहला स्टेप्स है। सेकंड स्टेप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमिटी कंस्टिट्यूट किया है हर स्टेट के लिए, वो मॉनिटर करता है ईज ऑफ डूइंग को। तो अभी लास्ट मंथ में दिल्ली से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर की अध्यक्षता में 4-5 IAS ऑफिसर आया था। वो लोग स्टेक होल्डर्स हम लोग के साथ में भी मीटिंग किया था। तो हमने उसमें सजेशन दिया कि आप इंडस्ट्री के लिए, MSME के लिए एक ऐसा पोर्टल क्रिएट करें कि जिसमें कि हम अप्लाई करेगा उस ऑनलाइन पे, उसके बाद में वो डिपार्टमेंट में एक नोडल ऑफिसर हो, वो मॉनिटर करेगा कि इसका बाकी सारा पेपर्स कहाँ से आता है। जैसे कि अभी हमें एक छोटा सा एक इंडस्ट्री लगाना है, तो हमको लैंड आइडेंटिफाई करके वो देना है, उसको बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराना है, फिर उसके बाद फायर फाइटिंग का NOC लेना है, फिर उसके बाद में हमको वाटर सप्लाई का NOC लेना है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है। तो ये सारे हम घूमते घूमते क्या है कि वो साल भर लग जाता। तो क्यों एक अनएम्प्लॉयड बच्चा अगर अपना सेटअप करने का कोशिश करता है तो उसका डीमोरलाइज हो जाता है। तो हमने प्रशासन को भी, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को भी बोला कि सर ये आप ऐसा एक पोर्टल क्रिएट कीजिए जिसमें कि हम अप्लाई करें तो आप मॉनिटर करें उसको, आप भेजिए उसको, PMB में भेजना है, बिल्डिंग प्लान के लिए आप भेजिए, आप उसको फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में आप भेजिए, इलेक्ट्रिसिटी में आप भेजिए। तो उसको मॉनिटरिंग आपके थ्रू होने से अगर कोई ऑब्जेक्शन है वापस आने तो आप इन्फॉर्म करेगा, हम उसको रेक्टिफाई करके देगा ऑनलाइन। सिंगल विंडो सिस्टम इसको बोलता है। इसको करने के लिए कोशिश कर रहा है, इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम उस पर काम कर रहे हैं करके। तो सिंगल विंडो सिस्टम आ जाने से ईज ऑफ डूइंग बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बिल्कुल।
थैंक यू डॉक्टर चंद्रशेखर सर हमसे बात करने के लिए। सवाल तो बहुत है बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन ये एपिसोड काफी लंबा हो जाएगा। आज हम इन 5 सवालों के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। सर को हम धन्यवाद देंगे। हम अगले एपिसोड में और भी कुछ सवालों के साथ सर से मिलेंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे। अगर आप इसमें इच्छुक हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें लिखिएगा और आप क्या क्या सवाल करना चाहते हैं अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रशेखर सर से, वो भी आप जरूर लिखिएगा। अगले एपिसोड जब हम सर के साथ बनाएंगे तो उन सवालों को हम सर से अवश्य पूछेंगे। अंडमान निकोबार में अगर आप भी एक व्यापारी बनना चाहते हो, व्यवसाय जगत में आना चाहते हो, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। जैसे अभी डॉक्टर चंद्रशेखर सर ने कहा है कि न सिर्फ व्यवसाय जगत बल्कि अंडमान निकोबार प्रशासन, भारत सरकार भी हर व्यापारी को जितना उनको जरूरत है उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर मदद करती है, क्योंकि एक व्यापारी अगर आगे बढ़ेगा तो उससे देश का ही फायदा होगा। जैसे सर ने शुरुआत में ही कहा कि देश का 70% जो रेवेन्यू है सरकार का वो व्यवसाय जगत से ही आता है। तो डेफिनेटली ईज ऑफ बिजनेस भी किया जा रहा है और इसके जो प्रोसेस है इसको भी सिंपल किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे ना भागकर वे भी जो है एक नया एंटरप्रेन्योर बने, अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। एंड हम आप सबको भी इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और डेफिनेटली ये चाहेंगे कि आप व्यवसाय जगत से जुड़ी अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सर हम आपको अंत में धन्यवाद देना चाहेंगे अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए। अगले हफ्ते या कुछ समय में हम फिर चाहेंगे कि आप हमारे कुछ और सवाल है सर उनके लिए आप हमें अपॉइंटमेंट जरूर दीजिएगा। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे अंडमान निकोबार के निवासियों को जो व्यवसाय जगत से जुड़ना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, उन्हें एक संदेश जरूर दें सर। धन्यवाद। न्यूज़ अंडमान 24/7 का जैसा कि आपको पता ही है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो प्रेस वाले होते हैं, प्रेस ये जो सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं, इनके बिना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनरिकग्नाइज्ड चौथा स्तंभ कहते हैं। 3 स्तंभ होता है, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। उसके अलावा चौथा जो स्तंभ माना जाता है ये प्रेस को माना जाता है। ये प्रेस का बहुत बड़ा रोल है लोगों के जीवन में, लोगों को आगे आने में, देश का डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल आदमी का डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये जानकारियाँ जब तक लोगों तक नहीं पहुँचेगा तो वो अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हैं अगला जनरेशन के लिए। तो मैं तहे दिल से ये यमीन का धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने अपना प्रोफेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इंडियन डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अंडमान में प्रेस का बहुत ही कमी था। अभी जो यूट्यूब चैनल के द्वारा जो लोगों तक का समाज में हो रहा है, जो देश में हो रहा है, वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं काफ़ी इनका फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा है कि यहाँ कहीं में भी कोई भी समस्या हो, चाहे कोई एक्सीडेंट का समस्या हो, कोई रोड पार्किंग का समस्या हो, कोई भी विषय पे ये अपने टीम को, जैसा उनका न्यूज़ का नाम ही है 24/7, ये 24/7 अवेलेबल रहता है। आइलैंड के वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना इम्पोर्टेंट होता है। कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, कोई ड्राइवर हो, सबका अपना अपना योगदान है समाज में। किसी भी एक तबके को छोड़ के समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई भी कर्मचारी जहाँ काम करता है पूरी मन लगा के अपना काम करे। जिसको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, जो कि सरकारी नौकरी करने का या कोई और नौकरी करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, वो निराश मत होइए, वो आइए एंटरप्रेन्योर बनिएगा। एंटरप्रेन्योर एक बार बनने से जिसमें जो आनंद है ये आपको किसी भी पद में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि मेरी वजह से मैं 2 फैमिली, 4 फैमिली, 10 फैमिली, 50 फैमिली को फीडिंग कर रहा हूँ, उनका जीविका का साधन बना हूँ। तो ये एक अलग ही आनंद है जो एंटरप्रेन्योर बनने का। मैं हर कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा तो बाकी हम लोग का काम रुक जाएगा, इसीलिए सबको नहीं बोलूँगा कि सब एंटरप्रेन्योर बनो, बट मैं ये कोशिश करूँगा कि जिसके जिस फील्ड में रुचि है, इंटरेस्ट है, और जिसको कोई सरकारी नौकरी या और कोई नौकरी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, वो निराश मत होइए, एंटरप्रेन्योर बनिएगा। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, अंडमान में बहुत अच्छा फ्यूचर है। अंडमान का फ्यूचर मेरे को बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-4 साल के अंतर्गत में हम लोग को यहाँ का पूरा इकोनॉमी चेंज हो जाएगा। यहाँ का जो व्यूज है, जो अंडमान को सोचने समझने का जरिया है, ये पूरा चेंज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।